या लास्ट क्लास जो कुछ भी हमने किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, सब लोग समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, एनी प्रॉब्लम? नो? ऑडिबल क्लियरली? आवाज तो सुनाई दे रही है ना? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसलिए। ओके, 9 में से एक और कम हो गया। या यस, ठीक है, अब ठीक है, आ गया वापस। नाइस। चले आगे दोस्तों, रेडी? हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हो यस। ना? गुड गुड गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी में आपसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर या अभी तक आपने कुछ करवाया क्या? मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैंने कुछ भी नहीं कराया बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है बस, ठीक है ना? ये तो लास्ट क्लास का था, जो ऊपर किया है वो लास्ट क्लास का था, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रिज्म का एंगल, एंगल जो है बेटा वो 60 डिग्री दे दिया मैंने आपको। और एक लाइट रे जो है वो यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। और बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 2 ले लो, ठीक है? अब क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द लाइट रे does not come out of the second surface, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर आपको ये 60 डिग्री का एक इक्विलेटरल एंगल जैसे ही समझ लो इसको। हाँ, तो बेटा इसमें क्या हो रहा है कि लाइट रे एंटर कर रही है और यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होना चाहिए, है ना? तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू बतानी है फॉर विच लाइट रेज डज नॉट कम आउट, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए। बेटा लाइट रे कम आउट ऑफ द सेकेंड सरफेस, यस। यानी कि आप समझ लो कि वहां पर सेकंड सरफेस पे या तो टीआईआर हो जाएगा या फिर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होगी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी क्रिटिकल एंगल एट द सेकंड सरफेस और वी कैन से ग्रेटर देन दैट, फॉर ऑल दोज एंगल्स वी विल से देयर विल बी द लाइट रे विच विल बी फेसिंग टीआईआर, है ना? यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑल लाइट रेज विल गो हियर एंड आफ्टर दैट इट विल नॉट कम आउट। या तो टीआईआर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वो लाइट रेज वापस मतलब अलोंग द सरफेस चली जाएगी। तो यहाँ पर एक रेंज मिलने वाली है आपको, और कुछ नहीं। तो चलिए जल्दी से कीजिए। इसको R1 बोल सकते हैं, यहाँ पर R2 बोल सकते हैं। हाँ जी। यस दोस्तों। आप चैट आंसर दे सकते हो, इसे आंसर दे जल्दी जल्दी जल्दी, इजी क्वेश्चन है ये। बाहर एयर है ना, बाहर एयर है। जी, आपको इसको थोड़ा आसान बनाना है तो इसका नेमिंग दे सकता हूँ ABC, ठीक है? तो सेकंड सरफेस कौन सी हुई? AC वाली सरफेस हुई, है ना? AC वाली सरफेस से बाहर नहीं आनी चाहिए लाइट रे। यस।
सो बच्चों, किसी का कोई आंसर आया? Shall I solve? यस सर। बच्चों मैं ये बेटा देखो, सिंपल सी बात है कि सेकंड वाली सरफेस से लाइट रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, है ना? तो आप ये समझ लो कि मान लिया कि ये R2 जो है, यदि ये क्रिटिकल एंगल है तो उससे क्या हो जाएगा, लाइट रे इस सरफेस के अलोंग चली जाएगी। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो लाइट रे TIR करके वापस AIR करके रिफ्लेक्ट। निकल जाएगी। या तो आपको एक बात समझ में आ गई कि R2 की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। डू यू एग्री? यस। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो बेटा आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर ना पहले क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर लो। सो C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यस बेटा, साइन इनवर्स 1/μ होता है। एग्री? अरे सबको पता है क्या, यस। 1 साइन C इज इक्वल्स टू म्यू साइन R की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि म्यू साइन 90 डिग्री ऐसे रखते हैं हम लोग। तो 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओके गलत लिख लिया, यहाँ पर म्यू साइन C इज इक्वल्स टू 1 साइन 90 डिग्री। अब ठीक है, या 1 साइन 90 डिग्री अब ठीक लिखा है, यस। तो ऐसा आ जाता है ना? तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि ये तो 30 डिग्री हुआ। तो मतलब 30 डिग्री से ज्यादा R2 की वैल्यू होना चाहिए, यानी कि R2 शुड बी, हेंस R2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको एक बात बताया, वो ये है बेटा कि A प्लस R1 प्लस R2, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा कि R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, A के। पता है ना सबको? यस। यस, सो वी ऑल नो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, है ना? सर, हाँ बेटा बोलो। ये सर आपने म्यू 1 साइन C इक्वल टू 1 साइन 90 लिखा है, ये मतलब कौन से रिफ्रैक्शन के लिए लिखा है? मतलब बेटा जो ये पहला हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए लिखते हैं ना, डेंसर से रेयर मीडियम के लिए, है ना? अच्छा मतलब हाँ, तो फिर हाँ, बट सर टोटल हाँ, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो क्रिटिकल गया ना? एंगल फाइंड करने का तरीका है बेटा, ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का तरीका है। यस बेटा, सर क्रिटिकल टोटल एंगल इंटरनल कैसे? रिफ्लेक्शन हो गया तो उसके बाद थोड़ी लगता है अपना मतलब। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इससे ही पता चलेगा ना कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है तो TIR होगा, राइट? हाँ है ना? यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर TIR। TIR के लिए क्या होना चाहिए, R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। और क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं, अच्छा, ये आ ओ गया। अच्छा, आप C का वैल्यू निकाल रहे हो? यस बेटा, अच्छा। देखो ना ये लिखा हुआ है C ओ का हाँ वैल्यू। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ, ओके, सॉरी तो सर। बेटा हाँ, तो R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं एक बात बोल सकता हूँ कि R1 प्लस R2 दोनों का सम हमेशा A के बराबर होगा। क्लियर? यस और नो? एग्री? यस सर। गुड। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये हमने पढ़ा था डेरिवेशन में। ओके, तो बेटा यदि मैं यहाँ पर एक वैल्यू रख लूँ, R2 की क्रिटिकल वैल्यू रख लेता हूँ, है ना? तो बेटा R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A माइनस R2। क्लियर? A माइनस R2, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। और R2 की वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर यदि वैल्यू रखते हो कितनी, 60 डिग्री, तो बेटा इससे आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर आप R2 की जो वैल्यू रख सकते हो वो कितनी रख सकते हो? यस, एक बार के लिए यस। क्रिटिकल 30 रख लो, है ना? तो 30 रख लो, तो बेटा यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। और बेटा ये मतलब क्या है इसका कि R2 की वैल्यू 30 डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए। इसका मतलब R1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री। करेक्ट? एग्री? यस यस सर। या, क्योंकि R2 की वैल्यू तो उससे बड़ी होगी ना, 30 डिग्री से बड़ी ही होगी, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए, 30 डिग्री से छोटी आ जानी चाहिए। ओके, तो इसके लिए अब I की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बेटा I की वैल्यू हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ से फाइंड कर लेंगे। 1 साइन I इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1, है ना?
और यहाँ पर आ जाएगा साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू मतलब 2 और यहाँ पर साइन R1 यहाँ पर एक बार के लिए साइन 30 डिग्री डाल देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू डाल देते हैं ना। तो बेटा ये कितना आ रहा है i इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये 1 के बराबर आ रहा है, मतलब i इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो? क्लियर? तो बेटा आपको क्या समझ में आया कि फॉर दिस वैल्यू यदि लाइट रे यदि 90 डिग्री पर मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो क्या होगा इसके लिए ना लाइट रे सेकंड वाली सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 90 डिग्री, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, इट इज 89.99। ठीक है, आ रही बात समझ? हाँ, यदि हम लोग क्या करते, यदि यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज करते, जैसे कि ये 60 डिग्री लिखा है, इस 60 डिग्री की जगह हम लोग कोई और वैल्यू डालते तो शायद आंसर अलग आता, है ना? जैसे कि सर आप मैं थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं क्या, मतलब जोर से? ओह माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू यू? नहीं, मतलब थोड़ी धीमी है। ओके, बाकी सबको? नहीं सर, हेलो? सुनाई दे रहा है। ठीक है सर। हाँ ओके, बाकी सबको ठीक से सुनाई दे रहा है, ठीक है। बेटा अभी आपको तेज आ रही है आवाज? सर मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ R1 तो लेस देन इक्वल टू 30 है ना, तो अगर R1 लेस हो गया तो मतलब आपने तो लिमिटिंग वैल्यू डाला 30 यस से कम बेटा। हुआ तो? बेटा अभी क्या आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है ना, देखो हाँ यहाँ पर एक ही देखो, यह R1 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो बेटा R1 90 डिग्री से कम है तो I की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री, मतलब I की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, उससे क्या होगी, लेस मतलब देन। उससे सारी ज्यादा वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यदि साइन 30 डिग्री से कम कोई भी वैल्यू आपने रखी तो उसके लिए साइन आई डिफाइन ही नहीं होगा, है ना? तो बेटा यहाँ अच्छा पर सिर्फ एक हाँ। ही ऐसा एंगल है, ठीक है, और वो बाय डिफॉल्ट यानी कि डेटा की गड़बड़ की वजह से हुआ है, ये समझ लो आप। तो हम एक काम कर सकते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में ना आप वैल्यू चेंज करके देखो तो शायद आपको अच्छा मिलेगा। जैसे कि आप जो ए लिया है ना हमने, उस ए को 75 डिग्री ले लें तो क्या आएगा, है ना? एक बार हम करके देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं एक वैल्यू लेके देखता हूँ जिसमें ए की वैल्यू में 75 डिग्री लेता हूँ, ठीक है? आप कुछ मत करो अभी, आप एक बार देखो बस, है ना? विल चेक। बेटा मैं एक बार यदि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को 60 डिग्री की जगह 75 डिग्री लेता तो क्या आता? तो एक बार इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो R1 की वैल्यू जो है, यहाँ पर मैं लिमिटिंग केस ले लेता हूँ, तो 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ओके, ये कितना आ रहा है बेटा, 45 डिग्री, करेक्ट? या तो यदि R1 45 डिग्री या फिर उससे लेस होगा, ठीक है, R1 इज 45 डिग्री एंड लेसर, तो यदि ऐसे में यहाँ पर वैल्यू रखूं साइन आई इज इक्वल्स टू 2 साइन आर, तो बेटा यहाँ पर यदि R की वैल्यू आप 45 डिग्री डालते हो तो देखो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। देखो यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है, इस वाले में तो गड़बड़ हो रही है ना, 1/√2, तो यहाँ पर √2 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बेटा ये वाला एंगल भी काम नहीं देगा, है ना? यहाँ पर ये वाला एंगल भी गड़बड़ है। सुनिए, अब मैंने क्या बोला आपको कि आप यदि साइन 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 साइन 30 डिग्री से छोटी कोई भी वैल्यू ले लोगे तो उस सब के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर नीचे की बड़ा आ तरफ। जाएगा, राइट? हाँ हाँ, ठीक बेटा, तो ये साइन ये हमें लिमिटिंग वैल्यू मिली, चलेगी, 60 डिग्री रहने दो, चलेगा, है ना? ये हमें क्या मिल गया, एक लिमिटिंग वैल्यू मिल गई आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आई को 90 डिग्री और लेसर, R1 की वैल्यू उससे कम होगी ना, तो 90 डिग्री और लेसर, समझ में आया? हेलो? यस सर। क्योंकि R1 की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए, यदि R1 की वैल्यू 30 से कम है तो ऑब्वियसली फिर I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से कम, तो I शुड बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? हाईएस्ट वैल्यू आई की कितनी हो सकती है, 90 डिग्री, और उससे कम वैल्यूज के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। ओके, आई बात समझ? या तो ये आंसर आ गया।
सर एक ये हो मिनट, गया। अगर हम लोग 90 डिग्री डालेंगे तो जो अपना इमर्जेंट रहेगा वो पूरा मतलब 180 डिग्री पे आएगा, सॉरी सॉरी 90 डिग्री पे एग्जैक्ट आएगा। देखो, एग्जैक्ट 90 डिग्री डाला ना बेटा, एग्जैक्ट 90 डिग्री डाला तो ये लाइट रे ऑलमोस्ट ये इस तरह से होगी और यहाँ से जाकर वापस ये ऐसे इसके दो अलोंग बाहर आ मिनट जाएगी। हाँ, और आया समझ? उससे थोड़ा ज्यादा करते रहेंगे तो अंदर रह जाएगी। उससे ज्यादा कर नहीं सकते बेटा, 90 डिग्री से ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है? 90 ओ डिग्री सॉरी, से कम कम एंगल करना ही रख पड़ेगा, सकते हैं हम। कम करना। हाँ, उससे कम करोगे तो TIR हो जाएगा दूसरी सरफेस पर, ठीक है? ओके। आई बात समझ? या तो इसको नोट कर लीजिए। नोट किया? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया, डेविएशन को अपन ने कवर कर लिया है। अभी मैं बात करूंगा डिस्पर्शन की, ठीक है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यस सर, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर सकते हैं? हाँ, एक मिनट। हाँ, इसको छोटा करते हैं। या विजिबल? यस इट्स डन सर। चलिए आगे बढ़े। यस ओके, तो इतना आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो राइट डाउन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक सीधी सी डेफिनेशन बेटा इस चीज की, कि जब कोई भी कभी भी लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो क्या हो जाएगी बेटा? प्रिज्म से पास होने के बाद ना वो अपने, मतलब आपको पता है एक व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स उसमें होते हैं और 7 कलर्स की वेवलेंथ उसमें रहती है, तो वो कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि आपने रेनबो देखा होगा ना, तो वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है यहाँ पर कलर्स। यहाँ, ठीक है? तो बेटा अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? आप जनरली कोई भी व्हाइट लाइट देखते हो है ना, तो ये कौन एंटर कर रहा है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब एक नॉर्मल लाइट समझ लो आप। तो व्हाइट लाइट जो है, जैसे ही वो इस प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो एंटर करने के बाद वो कलर्स में स्प्लिट हो रही है, बिकॉज किसी भी लाइट रे में हम बोलेंगे बहुत सारी वेवलेंथ होती है और हर एक वेवलेंथ के लिए एक पर्टिकुलर रेंज होती है। मतलब हर एक कलर के लिए एक पर्टिकुलर रेंज होती है। आपको पता है एक लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, लाइक 7 कलर्स हम बोल सकते हैं। यदि कोई चीज में रेड दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, सारे कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है, सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट कर रही है। समझ पा रहे हो? यस, ये यस सर। चीज हमने शुरू में डिस्कस यस की सर। थी, राइट? तो हाँ वैसे सर। ही क्या होता है कि किसी भी सरफेस के लिए है ना, किसी भी सरफेस के लिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो वेवलेंथ के साथ स्लाइडली वेरी कर जाता है। वेवलेंथ के साथ स्लाइडली वेरी कर जाता है। वो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। बेटा ये ए जो है ना, इसको मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये कोचीज फॉर्मूला है। क्या है ये बेटा? कोचीज फॉर्मूला। अभी नोट मत करना, मैं नोट कराऊंगा प्रॉपर्ली। ये फॉर्मूला जो है ये है कोचीज फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूला को लाइट रे क्या करती है? फॉलो करेगी। देखो ये म्यू है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, जो एक बेसिक वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। जो ए होता है बेटा वो जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको कोचीज कांस्टेंट बोलते हैं। और लैम्डा इज द वेवलेंथ, यानी कि इस तरह से वेवलेंथ पर वो स्लाइडली डिपेंड करता है। नॉट मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस होता है। ओके, तो आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम होना चाहिए, है ना। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप समझ सकते हो कि उसका क्या सबसे कम होगा? बोलो, डेविएशन सबसे कम होगा। समझ रहे हो? यस, एनी प्रॉब्लम? हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। समझ रहे हो? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। कोई प्रॉब्लम? बोलो दोस्तों। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि रेड वो, चलो मैं नोट करा लूंगा। हाँ पहले इतना नोट, पहले ये बात समझ में आई ये बताइए आप, मैं नोट करवाऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए इतना समझ आया आपको? हेलो बच्चा लोगों, समझ सर वो पाए? एक ही आप वापस बता सकते हो? क्या हुआ बेटा? ए, देखो ये स्मॉल ए है ना, ये स्मॉल ए इज द कोचीज कांस्टेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली उसको मिला है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके सर। या चलिए, तो मैं इसकी थ्योरी नोट करा देता हूँ आपको। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हेडिंग ओके डाली, हेडिंग डाल दी सबने? सर, एक क्या? सेकंड। हाँ जी, तो जल्दी जल्दी आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स स्लाइटली ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पर स्लाइटली डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट। सर तो इट वैक्यूम कैन में बी, भी स्लाइट डिफरेंस रहेगा क्या स्पीड में? यस ऑडियो। बेटा, हर जगह यस। तो बेटा यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड स्लाइटली ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इट कैन बी गिवन बाय कॉचीज फॉर्मूला। समझ रहे हो? कॉचीज फॉर्मूला, और कॉची का फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेना आप। ओके, फिर ये डायग्राम बनाइएगा। क्लियर? तो बेटा कोई भी मीडियम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किसी प्रिज्म से पास हो रहा है तो आप ये समझ लो कि वहां पर क्या होगा, लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो म्यू डिफरेंट होगा, है ना। यानी कि स्लाइडली वेरी करेगा, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ऐसा नहीं, बहुत छोटा सा वैल्यू का डिफरेंस होगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, हर एक लाइट रे का डेविएशन अलग होगा। आपको पता है डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ही देख लेते हैं, क्या होता है बेटा? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही था ना। तो बेटा यहाँ पर यदि म्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो डेविएशन कम हो जाएगा, और म्यू डिक्रीज हो गया तो डेविएशन क्या हो जाएगा? यस बेटा, म्यू डिक्रीज तो डेविएशन इंक्रीज। डिक्रीज। एक मिनट, म्यू माइनस 1 इंटू ए है ना, या तो यहाँ डेविएशन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? डेविएशन की। या तो म्यू यदि इंक्रीज हुआ तो डेविएशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और म्यू यदि डिक्रीज हुआ तो डेविएशन भी डिक्रीज हो जाएगा। एग्री? यस यस सर। यस। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि यदि लैम्बडा डिक्रीज होगा, वेवलेंथ कम होगा, तो ही म्यू इंक्रीज होगा ना। इनवर्स रिलेशन है कॉचीज फार्मूला के अकॉर्डिंग, राइट? आई बात समझ? अच्छा, हाँ जी। तो बेटा ये एक म्यू बेसिक नॉट क्या है? रिलेशन होता है, ये नोट कर लो, फिर मैं, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट बेटा हम बोल सकते हैं कि एक व्हाइट लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बेटा,
एक व्हाइट लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका उसका वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये कलर्स के लिए डिफरेंट होता है। अपने को तो एक वैल्यू दे रखी होगी ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्मा इज दिस, है ना। लेकिन मतलब गिवन लेकिन वो अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग बिहेवियर करता है, वो लैम्बडा वाला उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, समझ रहे हो। ओके सर। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर नहीं लिख लेना स्मॉल a इज इक्वल टू कोचीज कांस्टेंट। सॉरी CHYS कोचीज कांस्टेंट। या और म्यू नॉट जो होता है बेटा वो एक आपको बेस वैल्यू दे रखी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना। इस तरह से डिपेंड करता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक विजिबल लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स होती है, सबको पता है। और उन हर एक वेवलेंथ पर उसका कलर जो हमें विजिबल होता है वो डिपेंड करता है, राइट। तो अब हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज की वेवलेंथ है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देगा। तो यदि सारे वेवलेंथ्स का अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होगा तो इसका मतलब सारी लाइट रेज के जो अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ है वो रेज क्या होंगी, अलग अलग एंगल पर डेविएट होगी, तो हमें वो क्लियरली अलग अलग कलर दिखाई देंगे वहां पर, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए आप लोग। यस, यस सर। गुड यस सर। गुड। तो इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं when light white light when white light passes through a prism, then it splits into multiple colors. The phenomenon is known as a phenomenon of splitting of light, splitting of light during refraction is called dispersion, ठीक है। इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। क्लियर। यस, एनी प्रॉब्लम, किसी को कुछ नहीं समझ में तो पूछ सकते, ठीक है। सर मतलब डिस्पर्जन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो आप बताएंगे ये सब हम लोग तभी लगाएंगे जब प्रिज्म रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ बेटा, जनरली हम लोग प्रिज्म के लिए ही लगाएंगे ये फॉर्मूलाज, और वो भी क्वेश्चन में बोला हो तो, वरना नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डिस्पर्शन का क्वेश्चन है नहीं, तो डिस्पर्शन का क्वेश्चन है तो ही लगाना है, वरना नहीं, ठीक है। ऊपर वाला डायग्राम आप सभी ने बनाया था। हाँ सर। गुड। एक और बार मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ बेटा। तो ये प्रिज्म है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से एक प्रिज्म है और एक लाइट रे आ रही है। तो बेटा ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो क्या मैं इंसिडेंट लाइट रे को आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इंसिडेंट लाइट रे यहाँ से इस तरह से डेविएट हो जाती है और फिर यहाँ आने के बाद नॉर्मल बनेगा, और यहाँ से फिर से वो क्या हो जाएगी,
डेविएट हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो कि वो इस तरह से जा रही है। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये डाउट लेक्चर है कि नॉर्मल लेक्चर है? डाउट लेक्चर्स नहीं है। बेटा था तो डाउट लेक्चर ही, लेकिन मैंने दोनों चीजें लिखी थी, है ना, रे ऑप्टिक्स एंड डाउट लेक्चर ऐसा लिखा था, है ना। हेलो। सर इसलिए तो बहुत सारे डाउट बच्चे कोई पूछने। ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं डाउट मैसेज बोल के। ओके। आप मैंने जगह पहले एक बार ग्रुप में पूछा भेज था सकते कि हो, कुछ इट्स डाउट हो तो नॉट अ पूछ डाउट लेक्चर। सकते हैं ऐसा। हाँ जी, किसी को डाउट है या किसी को नो डाउट नहीं है इसी। सर, हेलो। सर मेरे सर पास है एक मेरा मतलब है क्वेश्चन। कि लाइक बहुत सारे बच्चे डाउट लेक्चर है बोल के अटेंड नहीं कर रहे ये लेक्चर, तो फिर आप एक बार ग्रुप में डाल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ डाउट लेक्चर करके। ओके। सर मेरे को 2-3 क्वेश्चन ओके। डाउट है, लास्ट के आधे घंटे में कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ या मैसेज कर दिया मैंने, ठीक है। यस सर। ओके। चलिए दोस्तों, तो बेटा ये सिंपल मैंने इंसिडेंट लाइट रे ड्रॉ कर ली, रिफ्रैक्टेड लाइट रे अब क्या होगी बेटा, बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जितना हो पाए उतना कर लेते हैं। ओके। देखो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जस्ट शो करने के लिए बता रहा हूँ। सर फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे स्प्लिट क्यों नहीं होता? क्या हुआ बेटा? फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे स्प्लिट क्यों नहीं होता है, मतलब प्रिज्म के अंदर? वहां पर भी होता है, लेकिन मैंने शो नहीं किया, वो बहुत गंदा सा बहुत दिखेगा कम ना होता है। इसलिए। हाँ। हाँ हाँ यस। हमें प्रिज्म के अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है, हमें प्रिज्म के बाहर ही ऑब्जर्व करना है, इसलिए ठीक है ना। यस। यस। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सर क्या आप 1 सेकेंड ऊपर जा सकते हो? सर अभी ज्वाइन किया आपका मैसेज देख के। यस यस यस, 1 मिनट। एक बार ये डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, फिर ऊपर ले जाता हूँ। ओके। देखो, एक प्रिज्म है, और प्रिज्म से कोई भी लाइट रे भी पास होती है, तो लाइट रे जैसे व्हाइट लाइट है, ये पास हुई तो बेटा ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और फिर जब बाहर निकलती है ना, तो वो मल्टीपल कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। क्यों स्प्लिट होती है? क्योंकि हमें पता है कि हर एक लाइट रे का जो कलर होता है वो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज की वजह से होता है। तो बेटा लाइट रे का जो डेविएट होना है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, किसने बताया? कोची ने बताया। अभी देखो, आप ध्यान से देखो, VIBGYOR, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, रेड कलर का जो म्यू है, अच्छा आप उसको छोड़ो, आप ये बताओ वेवलेंथ सबसे ज्यादा कौन से कलर के लिए होती है? वायलेट। लैम्डा। रेड कलर के लिए, यस, इज सर यहाँ सबसे ऑलवेज कम ग्रेटर वायलेट की देन रहती है। वॉयलेट के लिए होती है। तो बेटा मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, है ना, इसका मतलब म्यू रेड विल बी लेस देन म्यू वॉयलेट। डू यू एग्री? यस। यहाँ पे म्यू क्या स्टैंड कर रहा है सर? बेटा म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, हमेशा से शुरू मतलब से हम लोग म्यू रेड को कलर रिफ्रैक्ट। कितना रिफ्रैक्ट होता है? हाँ, म्यू आर मतलब रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रेड कलर की लाइट के तो लिए बेसिकली रिफ्रैक्टिव बता इंडेक्स रहा है म्यू कि आर। कितना एक्सटेंट पे रेड और वायलेट में कितना कौन ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। यस,
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा दोनों में से, कौन से कलर के लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा इस प्रिज्म का, ठीक है। तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो डेविएशन होगा, डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है। तो बेटा म्यू माइनस 1 इंटू आर, तो इसका मतलब रेड कलर का जो डेविएशन होगा दैट विल बी लेसर देन वॉयलेट कलर का डेविएशन। वॉयलेट कलर की जो लाइट रे है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगी, एग्री? यस, यस सर। गुड। बेटा यहाँ से यहाँ तक का यदि मैं डेविएशन देखो, देखो इंसिडेंट लाइट रे से डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, किसका ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, रेड कलर का, इसको मैं बोल लूंगा डेल्टा आर। ये हो गया इसका डेविएशन। और यदि मैं इंसिडेंट लाइट रे से वॉयलेट कलर का डेविएशन देखता हूँ, मैं सिर्फ एक्सट्रीम्स को ले रहा हूँ, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, समझ रहे हो, इसको हम बोल देते हैं Yes. डेल्टा वी, वॉयलेट कलर का डेविएशन। तो देखो वॉयलेट कलर का डेविएशन ज्यादा है सबसे, है ना, और रेड कलर का डेविएशन कम है सबसे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखो देखने पर तो हमें लग रहा है कि येलो कलर बीच में नहीं आना चाहिए, है ना, येलो कलर बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम यदि मीन फाइंड करते हैं इस पूरी लाइट रे के लिए, जो रेंज मिली उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, तो बेटा वहां पर येलो कलर ही होता है। कौन होता है? येलो, समझ रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये जो स्ट्रिप्स बनती है बहुत पतली पतली बनती है, ठीक है। और ऊपर वाली जो स्ट्रिप्स है ना, रेड, ऑरेंज, येलो, वो थोड़ी सी थिक होती है। इसलिए क्या होता है कि यदि हम इस पूरे का एग्जैक्टली मिड पॉइंट ले लें किसी भी जगह, तो वहां पर येलो कलर आपको दिखाई देता है। ओके, समझ पाए। तो इसलिए येलो कलर को हम लोग मीन लेकर चलते हैं, क्या मानते हैं, मीन। ओके, क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो, यस सर। या। तो आप ये समझ लो कि deviation of yellow light is called mean deviation. Okay, याद रहेगा। सर लिखा मैं दीजिए ना। पहले आप, हाँ जी, क्या? वही येलो मीन डेविएशन है, लिखा दीजिए उसी। हाँ हाँ, लिखूंगा। यस, पहले मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया बेटा। ये टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था, ये चीजें मैंने आज के लिए पढ़ाई है, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या बोला है मैंने यहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि कोई भी लाइट रे यदि प्रिज्म से पास होती है, तो हम बोलते हैं कि लाइट में क्या होती है, बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक पर्टिकुलर कलर होता है। और जो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होती है ना, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, स्लाइटली डिपेंड करता है, ठीक है। यदि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेसर। यानी कि इस चीज को एक्सप्लेन किया है कोची ने, और यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है, इस रिलेशन पर डिपेंड करता है। मोर द वेवलेंथ, लेसर द रिफ्रैक्टिव तो यहाँ इंडेक्स। पे म्यू नॉट और ए कोई भी कांस्टेंट्स है क्या सर? म्यू नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल ए कांस्टेंट है, जो लैम्डा है ना वो है वेवलेंथ, ओ, वो वेरिएबल है। क्लियर? Yes. यस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब मैंने यहाँ पर बोला है कि जब भी लाइट रे जो है वो किसी प्रिज्म से पास होती है और कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्शन बोलते हैं। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। क्लियर? खत्म। तो इसके लिए अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसका प्रॉपर डायग्राम बनाया, और मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो वॉयलेट से ज्यादा होती है ना, और इसीलिए मैं बोलूंगा कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा वॉयलेट से। और मैं बोल सकता हूँ कि जो डेविएशन होता है, यदि मैं मिनिमम डेविएशन की भी बात करूँ, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है फॉर्मूला। म्यू इज लेसर तो डेविएशन विल बी लेसर, तो रेड कलर का डेविएशन वॉयलेट से कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली रे होगी वो रेड कलर की है और उसका मिनिमम डेविएशन है, और जो सबसे नीचे वाली है वो वॉयलेट कलर की और उसका सबसे ज्यादा डेविएशन है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, किसी को कोई भी दिक्कत दोस्तों? हेलो? नो सर। नो, गुड। बेटा अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर, सॉरी, एंगुलर, या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना।
एंगुलर डिस्पर्शन, या फिर आप एंगल ऑफ डिस्पर्शन भी इसको बोल सकते हो, और इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज क्या होती है बेटा? तो सिंपल सी बात है, आपको जो स्पेक्ट्रम मिला, एक कलर्स का इस तरह से स्प्लिट होने वाला आपको एक पैटर्न मिला, तो इस पैटर्न में आप देखोगे कि सबसे ऊपर वाला एक्सट्रीम जो है वो रेड है और सबसे नीचे की तरफ वॉयलेट है। तो बेटा यहाँ रेड से वॉयलेट तक आप क्या करोगे? एंगल मेजर करोगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल मेजर करता हूँ और इस एंगल को मैं थीटा बोल लेता हूँ। क्या बोल लेता हूँ? थीटा। तो ये क्या हो गई? एक तरह की रेंज हो गई जिसमें लाइट रेज के कलर स्प्लिटेड है, यस और नो? और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन या एंगल ऑफ डिस्पर्शन। आई बात समझ? यस। तो Yes, हम sir. बोलेंगे कि एंगुलर डिस्पर्शन थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन एक्सट्रीम रेज, इट इज द एंगल between the extreme rays, जो भी एक्सट्रीम रेज है कौन कौन सी है? रेड एंड वॉयलेट, समझ रहे हो? Yes, trying. या किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछे बेटा। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम रेज। तो एक्सट्रीम रेज एक तो हो गई रेड और सबसे नीचे वाली हो गई वॉयलेट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि जो मैंने बहुत डार्क येलो में ड्रॉ किया हुआ है वो वाला, समझ में आया? So that is angle of dispersion. तो हम बोल सकते हैं कि hence we can write angle of dispersion या angular dispersion। तो ये dispersion कितना होगा बेटा? तो हम लोग ले लेंगे violet का डेविएशन जो कि सबसे ज्यादा होता है माइनस रेड का डेविएशन जो कि सबसे कम होता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो रेंज मिल जाएगी। उतने एंगल में क्या हुआ? ये स्प्लिटेड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो दोस्तों, क्या आप इस चीज को समझ पाए? Yes, यस sir. सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हेलो। सर आप डाउट्स कब लोगे सर? हाँ जी, अभी ले लेते हैं ना, 6 o'clock से 6:30 तक ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, ये Okay, sir. आपको समझ में आया? Yes. यस। अब हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर म्यू फॉर वायलेट कलर -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। इससे माइनस करोगे म्यू रेड -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 1 तो खत्म हो गए, बचा क्या? म्यू वी माइनस म्यू 1 इंटू ए, सॉरी म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। बेटा ये म्यू आर और ये म्यू वी क्या है आप समझ रहे हो ना? मैं लिख देता हूँ, है ना, यदि किसी को कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या म्यू आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, समझ गए? और म्यू वी क्या होता है? रिफ्रैक्टिव Refractive. ये Sorry, refractive index. या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर, ठीक है। नोट डाउन दिस फास्ट। ये होता है डिस्पर्शन। सर तो फिर ये म्यू वी और म्यू आर तो कांस्टेंट हो गए ना? बेटा म्यू वी और म्यू आर जो है वो हाँ है तो कांस्टेंट ही, ठीक है। लेकिन क्या होगा बेटा कि एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए यदि देखा जाए तो ये मटेरियल वाइज डिफरेंट होंगे, है ना, और ये वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ कोई एक फिक्स वेवलेंथ नहीं होती, एक रेंज होती है वेवलेंथ की, यू नो दैट? पर हेलो। सर रेड का तो फिक्स होगा। हाँ तो वो तो व्हाइट लाइट के होते हैं ना, रेंज मतलब विजिबल लाइट सर तो बेटा मतलब एक रुको रुको रुको, आप पर्टिकुलर समझ नहीं रहे हो। वहां पर देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपको रेड मिलेगा, ठीक है। हाँ इस तरह से यहाँ तक ये आपको पूरा ऑरेंज मिलेगा,
इस तरह से यहाँ तक आपको पूरा का पूरा येलो मिलेगा। तो ऐसे ऐसे वहां पर क्या बन जाती है, ऐसे स्ट्रिप्स बनती है वहां पर, समझ रहे हो ना। अब हाँ क्यों सर। होता है ऐसा, तो देखो इसमें भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो बॉर्डर होगी बेटा, तो ये कलर भी एकदम 100% रेड नहीं होगा, इसकी भी थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी, समझ रहे हो ना। यू कैन नॉट सी एनी क्लियर बाउंड्री बिटवीन रेड एंड ऑरेंज, समझ रहे हो। रेड से ऑरेंज में वो कन्वर्ट होगा ना, तो वहां पर आपको कोई क्लियरली बाउंड्री नहीं, आप वहां पर लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते कि अरे यहाँ से ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है, आप वहां पर नहीं बता सकते। एक्चुअली ये वेवलेंथ की वजह से होता है, वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं है, आप समझ रहे हो। देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट से 500 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपको दिखाई दे रहा है, लेट से रेड कलर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बेटा 500 से 700 में रेड कलर जो आपको दिखाई देगा, तो आप ये समझ लो कि 700 पर रेड सबसे ज्यादा है, और धीरे धीरे जैसे आप 500 की तरफ मूव करते हो उसकी रेडनेस कम होती जाती है। आर यू गेटिंग? यस सर। यस, तो आप ये समझ लो कि वहां पर कोई सिंगल रे नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी आपको एक इस तरह से स्ट्रिप दिखाई देती है। ओके, मतलब क्वेश्चन में वो लोग लैम्डा हाँ फॉर रेड मतलब चेंज कर सकते हैं ना हर एक क्वेश्चन हाँ के हाँ, लिए। यस यस यस, वो चेंज हो सकता है बट उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, है ना। आगे बात समझ। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, मैंने बोला कि एक प्रिज्म आपने लिया, ठीक है, और सॉरी, प्रिज्म से जब लाइट रे बाहर निकलेगी, तो जब ये लाइट रेस बाहर निकलेंगी तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ रेड, यहाँ वॉयलेट, लेकिन बेटा यहाँ इन सारे कलर्स के बीच में कोई क्लियरली बाउंड्री नहीं दिखाई देगी आपको, कोई भी क्लियर बाउंड्री आपको नहीं दिखाई देगी। यस और नो, डू यू एग्री? यस सर। यस। अब वो क्यों नहीं दिखाई देगी बेटा, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती रहती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, उसी के अकॉर्डिंग देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं सारे कलर्स। हेलो। यस सर, यस सर। यस, तो देखो बेटा यहाँ पर आपको ना क्लियर बाउंड्री दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पर एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो पैटर्न आएगा आपके सामने तो उसमें आपको क्लियर बाउंड्री नहीं दिखाई देगी, वो बीच में से लाइक स्लाइडली कलर वैरी होता जाएगा और फिर आपको नजर यस आएगा। सर, हाँ देखो। ओके ना। हाँ, यस। तो यही मैं आपको बोलना चाहता था, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक फिक्स वेवलेंथ के लिए नहीं, एक वेवलेंथ रेंज के लिए वर्क करता है। ओके, एक वेवलेंथ की रेंज के लिए वर्क करता है। तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है तो रेडनेस की तरफ बढ़ता है, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है तो वॉयलेट की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। ये सबने नोट किया? हेलो। यस सर। गुड, ये सब आपको समझ में आया। इसके बाद एक और चीज हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं अपन, और पॉइंट ये है, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन to the deviation of मीन रे। मीन कौन सा होता है, येलो होता है, ठीक है, मीन रे, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ येलो, ठीक है ना। येलो को हम हमेशा मीन मान के चलते हैं, ठीक है, तो मीन रे मतलब येलो रे बोलोगे आप, येलो कलर वाली रे इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बेटा, येलो कलर is considered as
considered as the mean color of dispersion. ठीक है, इसको हमेशा मीन कलर लेकर चलते हैं, यानी कि हम इसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर मानकर चलते हैं। ठीक है बेटा, डिस्पर्सिव पावर के बारे में जो लिखा है, इस डिस्पर्सिव पावर को आप अंडरलाइन कर लेना और इसका सिंबल बेटा ये डाल देना, ये राउंड वाला W, इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा। आपने सीखा था ना सर्कुलर मोशन में, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वाला ओमेगा, बस वही वाला सिंबल है इसका। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? डिस्पर्सिव पावर को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो बेटा ये सिर्फ एक रेशो होता है। आप किस किस का रेशो होता है? तो बेटा डिस्पर्सिव पावर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन डेविएशन ऑफ येलो कलर, थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब डेल्टा वाई क्या होता है तो आप लोगों को पता है। पहले तो थीटा लिख लेते हैं। थीटा होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया इसलिए लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, दिस इज द आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, बस ये डिस्पर्सिव पावर होता है, कोई फिजिकल डेफिनेशन नहीं है, ये बस ये एक रेशो होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सिर्फ एक रेशो होता है। डन, आगे बढ़े, नोट करो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये बात वापस बताएंगे क्या, येलो को मीन क्यों लिया जाता है? बेटा येलो को मीन इसलिए लिया जाता है बेटा कि आप जब भी उस स्पेक्ट्रम को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि रेड वाले की से जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो वॉयलेट की तरफ, तो ये ना आपको दिखाई देगा कि येलो वाली जो स्ट्रिप है वो एग्जैक्टली बीच में आ रही है। कहाँ पर आ रही है? येलो वाली जो है वो एग्जैक्टली बीच में आपको दिखाई देगी। एक्चुअली ऊपर वाले की क्या होंगी? थिकनेसेस ज्यादा होंगी, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वो थिकनेसेस कम होती जाएंगी। समझ में आया? इसलिए येलो हमेशा बीच में दिखाई देता है। ओके, इसलिए उसको मीन मानते हैं हम लोग। आई बात समझ? yes, yes. यस, डन, नॉट इट? Yes. ओके बेटा, ये आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ केसेस लेकर चलेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मोर देन वन प्रिज्म को यूज करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें डिस्पर्शन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, या फिर डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा। दोनों केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अब देखो, आप बोलोगे कि सर 7 कलर है, सबका डेविएशन हो रहा है, तो हम डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन कैसे बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि सिर्फ मीन कलर को लेकर चलो, है ना, मीन कलर का डेविएशन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं डिस्पर्शन, फर्स्ट केस, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ठीक है, और ये डेविएशन किसको लेकर चलेंगे हम हमेशा, मतलब किसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? येलो लाइट को, तो ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब लाइट रे एक प्रिज्म से निकलती है तो ऑब्वियसली वो कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन एक और प्रिज्म को उसको इस तरह से सेटल किया हमने। किस तरह से सेट किया? लेट्स से इसको ओपोजिट ओरिएंटेशन में रख दिया ऐसे, तो लाइट रे यहाँ से जाएगी,
कलर्स में स्प्लिट होगी, तो देखो ये वाली जो लाइट रे इसको ऐसे ही भेज रहा हूँ अभी के लिए, मतलब भेज नहीं रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेटा ये ऐसे कलर्स में स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ से ये वापस ऐसे आया, और बेटा जब ये बाहर निकलेगी तो ये सिंगल कलर में बाहर निकलेगी और वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यस दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर होंगे तो मल्टीपल कलर, लेकिन जो येलो वाला कलर होगा बेटा, येलो कलर की जो लाइट रे होगी वो इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस यस। या तो बेटा ये क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। ये कौन सी है? येलो, ठीक है, येलो या फिर मीन, ओके। और ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल रेज। ये मतलब इंसिडेंट लाइट रे की जो डायरेक्शन है उससे पैरेलल होगी ये, ओके। देयर विल बी नो एंगल, मतलब 0 डिग्री एंगल। बात समझ पाए? तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं कि मतलब जो भी स्पेक्ट्रम आएगा दैट विल, तो हम लोग जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको पैरेलल दिखा सकते हैं। तो मैंने इतना सारा ड्रॉ करने की बजाय डायरेक्टली ये दिखा दिया कि जो मीन है वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा इंसिडेंट रे के, दैट्स ऑल। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, लेकिन बेटा जो येलो लाइट रे जो मीन डेविएशन है उसको हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होता है, दैट्स इट। आई बात समझ? ओके। तो अपना जो फर्स्ट वाला प्रिज्म है उसका एंगल को अपन A1 बोल लेते हैं, सेकंड वाले प्रिज्म के एंगल को अपन A2 बोल लेते हैं। तो देखो उसको उल्टा रखा है मैंने, है ना। फर्स्ट वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन n1 भी ले सकते हैं, म्यू1, आपको क्या पसंद है, म्यू1 पसंद है तो म्यू1 ले लेते हैं, और सेकंड वाले को अपन म्यू2 ले सकते हैं, ठीक है। या प्रिज्म मैंने यहाँ पर रखे है ना, तभी ऐसा पॉसिबल है, एक अकेले प्रिज्म से ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ? यदि एक सिंगल प्रिज्म लेना है तो आपको वो 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से बनाना पड़ेगा, ओके। सो फिर हम अगर यहाँ पर क्या आइडेंटिकल बोलेंगे, प्रिज्म्स लें तो फिर क्या होगा? हाँ आइडेंटिकल प्रिज्म लेके भी हो जाएगा, ठीक है ना, आइडेंटिकल प्रिज्म लेकर भी हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिया है ताकि आप लोगों को उन चीजों का डिफरेंस पता चले, ठीक है। सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन लाइट रे passes through a prism or a combination of more than one prism, then the mean deviation, the mean यहाँ पर प्रॉपरली लिख लेते हैं, then there is a dispersion, there is a dispersion, but the mean deviation कि येलो लाइट का डेविएशन है इज 0। 0 तो मतलब एग्जैक्टली 0 हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम बोल देते हैं कि हाँ डेविएशन इज 0, यानी कि ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। सो मीन डेविएशन का मतलब समझ के बेटा, मीन डेविएशन का मतलब येलो कलर की लाइट का डेविएशन, येलो वाला कलर जो होगा वो एकदम पैरेलल निकलेगा इससे, इसलिए इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज डेविएशन इज 0 या मीन डेविएशन इज 0। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर 2 डेविएशंस को हमने ऐड किया, तो दैट इज टोटल डेविएशन, मतलब फर्स्ट का डेविएशन और सेकंड से डेविएशन दोनों को हमने ऐड किया, तो दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? यस दोस्तों। यस सर। तो हाँ, तो इसको हमने क्या लिया है, मीन डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन।
हम लोग यहाँ पर सिर्फ मीन वाला ले लेते हैं, म्यू वाई फ्रॉम 1 माइनस 1 इंटू ए, और दूसरे वाले को हम लोगों ने उल्टा रखा है ना। यदि आप इसको यहाँ पर भी रखते हो लेकिन साइन अपोजिट लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको सामने की तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। देखो उसको सेकंड वाले को क्या किया मैंने, उल्टा रखा है, समझ पा रहे हो ना आप मुझे, मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes. या तो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख ले इसको। देखो एक को सीधा रखना है, दूसरे को उल्टा रखना है, समझ में आया? तो ये हो पाएगा, ठीक है, आई बात समझ? हाँ सर। या फिर इट्स बेटर कि हम लोग डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, डेल्टा नेट। सर उसके बीच में अगर एयर गैप रहेगा तभी भी सीधा ही रहेगा ना? हाँ बेटा, ये एयर गैप से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनमें गैप बहुत कम होना चाहिए ना। या तो बेटा इसको ऐसे लिख लिया मैंने, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि फर्स्ट से जितना डेविएशन हुआ उतना ही डेविएशन सेकंड से भी होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ आ गया? हाँ सर। यस, ये हो गई प्रॉपर कंडीशन। तो आपको किसी भी एक लाइट रे के बारे में, आप एक प्रिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिए तो दूसरे प्रिज्म के लिए हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सर अगर मतलब 2 या 3 4 ज्यादा ज्यादा प्रिज्म है तो मतलब रिजल्ट चेंज नहीं होता ना, वही रहता है ना? हाँ बेटा, यस, ठीक है। रिजल्ट चेंज नहीं होता। मतलब सुनो सुनो सुनो, रिजल्ट तो चेंज होगा ना बेटा। देखो हम लोगों नहीं को सर, क्या मतलब करना मैं है, बोलना चाहता हूँ कि इंसिडेंट रे और जो येलो रे है वो तो सेम रहेंगे ना? हाँ हाँ वो पैरेलल हाँ, ही जाएगी, वरना तो तो ही डेल्टा उसको 1 माइनस विदाउट डेल्टा 2, डेविएशन बोलेंगे ना। उससे डेल्टा 2 ऐसे में माइनस आप क्या डेल्टा करोगे 3। बेटा, जैसे ऐसे में आप क्या करोगे, लेट से मैंने ऐसे ले लिया, ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, फिर एक और ले लिया मैंने ऐसे, ये 3 प्रिज्म लिए हैं, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा 1, दूसरा वाला उल्टा रखा है तो माइनस डेल्टा 2, और तीसरा वाला सीधा रखा है तो डेल्टा 3। क्लियर? आई बात समझ? इस तरह से आपको उसको लेके चलना पड़ेगा, और ये इन सब का मीन डेविएशन कितना आएगा, 0। आई बात समझ दोस्तों? यस, यस सर। गुड। बस यही बात बोलना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है। तो जब भी डेविएशन 0 हो तो ये वाली कंडीशन को आप सेटिस्फाई करोगे, है ना। अच्छा, कोई आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दे तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो। तो उससे क्या समझ में आएगा कि डेल्टा 1 की वैल्यू ना नेगेटिव ऑफ डेल्टा 2 के बराबर होनी चाहिए, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 तो कभी 0 वो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसका मतलब हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म नेगेटिव है। और एंगल ऑफ प्रिज्म यदि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो उल्टा रखा है। कैसा रखा है, इन्वर्टेड। क्लियर? यस। या हैंस, सर एक बार आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? यस बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिज्म शुड बी इन, सेकेंड प्रिज्म शुड बी इन्वर्टेड, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन शोज इन्वर्टेड प्रिज्म, ऐसा लिख सकते हो आप ऊपर। हाँ ऊपर को क्या शो करना है बेटा, सर वो फॉर्मूला। एंगल क्लॉकवाइज है। यस सर। सो यहाँ पर ये प्रिज्म तो नहीं रहता है ना, जब 2 प्रिज्म आ जाते हैं तब तो एक काइंड ऑफ एक रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप का ही एक्ट करता है ना? हाँ बेटा ये रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा यस। रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तब ऐसा पॉसिबल है, यदि टूरिज्म नहीं ले हो और आप एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म यस लेते हो तब भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बट उसके लिए आपको फिर ऐसे डायगोनल खींचना ही पड़ेगा बीच में। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 0 डिस्टॉर्शन होता है ना? या यस, चलिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया।
नॉट इट। बेटा ये दोनों एक ही चीज है, हाँ ये दोनों चीजें एक ही है। मैंने क्या क्या अलग लगाया बोलो? फर्स्ट वाले में मुझे पता था कि दूसरा प्रिज्म उल्टा है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। लेकिन आपको ऐसा दे दिया जाए कि दोनों की सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि सेकंड वाला प्रिज्म इन्वर्टेड है, ओके। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। आप चाहो तो सेकंड वाले को हटा सकते हो, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सेकंड वाले को हटा दो, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। या फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया, अभी सेकंड केस। सेकंड केस में डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। मतलब आप ये समझ लो कि डिस्पर्शन को तो हमने कर लिया, नलिफाई कर दिया, बट डेविएशन को नलिफाई नहीं कर पाए। यानी कि कलर्स में जो स्प्लिट हुआ था उस कलर को तो वापस समेट लिया, लेकिन जो लाइट रे जाएगी वो इंसिडेंट रे से किसी एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी। गॉट इट? तो आप बोल सकते हो कि एक प्रिज्म ये रहा, दूसरा वाला में भी सीधा रखा जा सकता है, में भी उल्टा रखा जा सकता है, तो डिपेंड्स। ये A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां से आएगी लाइट रे ऐसे, लेट से, तो बेटा इसकी डायरेक्शन ऐसे रहनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ से लेट से कलर्स में स्प्लिट हो रही है, और ये दोनों क्लोज बनाते हैं थोड़ा, है ना। मैंने थोड़ा दूर दूर बना दिया इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ तो ये इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन है, और ये जो भी लाइट रे बाहर निकलेगी की डायरेक्शन लेट से ऐसे है। बेटा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डेविएशन आएगा। सर ये दोनों केसेस में दोनों में आपने से एक प्रिज्म को सीधा रखा है, एक प्रिज्म को उल्टा रखा है, बट यहाँ हाँ बेटा, केसेस क्यों बन रहे हैं? बेटा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार वो कलर्स को लाइक डेविएशन नलिफाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। मैंने सिर्फ दो स्पेशल केस लिए, हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना आप। देखो ज्यादातर केस में क्या होगा, डिस्पर्शन भी होगा, डेविएशन भी होगा। हमने सिर्फ टू स्पेशल केस लिए हैं। एक में ऐसा लिया है कि मुझे डेविएशन को नलिफाई करना है, और दूसरा केस ऐसा लिया है जिसमें मुझे डिस्पर्शन को नलिफाई करना है। समझ में आ रहा है? हेलो। फर्स्ट में डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब मुझे डेविएशन नहीं चाहिए था, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरे वाले में डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डेविएशन तो होना चाहिए लेकिन डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर डिस्पर्शन को नलिफाई करना है, ठीक है। तो देयर इज अ डेविएशन बट नो स्प्लिटिंग इन कलर। गॉट इट? बात समझ में आई? यस सर। यस। तो हम यहाँ पर बोल देंगे देयर इज अ मीन डेविएशन, या देयर इज डेविएशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कलर्स में तो स्प्लिट हो ही नहीं रहा है, इसलिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो देयर इज अ डेविएशन बट नो डिस्पर्शन। नो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। डिस्पर्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब आप बोल दोगे कि थीटा नेट इज इक्वल्स टू 0, है ना। टोटल थीटा कितना हो गया, एंगल ऑफ डिस्पर्शन 0 हो गया, राइट। तो दैट इज थीटा नेट यानी कि टोटल, तो वो थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। समझ पाए? यस सर। तो अब, हाँ, तो अब फर्स्ट वाले को ले ले तो क्या हो जाएगा, म्यू y1 -1 into a1 plus mu y2 -1 into a2, sorry,
मैंने डेविएशन वाला फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पर मुझे म्यू वी माइनस म्यू आर वाला फॉर्मूला लिखना था। म्यू म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन प्लस म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू। बेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ए टू नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ए टू नेगेटिव मिल जाएगा, आपको करना ही नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, हेलो, चलो को बात समझ पाए? यस सर। गुड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से कुछ लिखा नहीं, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना है। क्योंकि देखो म्यू भी हमेशा म्यू आर से ज्यादा ही रहेगा, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ए टू नेगेटिव आना चाहिए, वो आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन हो गई। डन। तो दोनों में से कोई भी याद रखो, आपको तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये लास्ट है, इसके बाद अपन डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो बेटा ऐसे में देखो, मैंने बोला था कि डिस्पर्शन 0 होना चाहिए, तो डिस्पर्शन को तो 0 कर दिया, हैंस द नेट डेविएशन। तो बेटा नेट डेविएशन कितना होगा वहां पर? अब डेविएशन को थोड़े ही ना इग्नोर कर सकते हैं कि डिस्पर्शन होना है वहां पर, तो डिस्पर्शन तो हमने 0 कर दिया। अब डेविएशन कितना होगा ये आपसे पूछा जाए, है ना? तो आप क्या करोगे, डेविएशन को फाइंड करके बता दोगे। तो ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर लेट्स से म्यू वाई है ना, म्यू वाई माइनस वन से यदि डिवाइड कर दिया जाए इस पूरी टर्म को तो क्या होगा? एनीबॉडी? अच्छा, आप मुझे एक बात बता सकते हैं बेटा, थीटा क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना? अच्छा, और ओमेगा क्या होता है? डिवाइड बाय डेल्टा वाई। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ऐसा ही लिखते हैं ना? अच्छा, ये ए से ए कैंसिल हो जाता है, दैट इज ओके। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को लेट्स से ये डेल्टा वाई फाइंड करना है। बेटा डेल्टा वाई को आप क्या लिखोगे? क्या मैं इसको या फिर इसको थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई? क्या थीटा को ओमेगा इंटू डेल्टा वाई लिखा जा सकता है क्या? बोलिए दोस्तों। यस सर। यस यस। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ना रेड कलर और वॉयलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेट्स से नहीं गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि थीटा वन लिखा है ना, तो थीटा वन को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा वन डेल्टा वाई वन प्लस ओमेगा टू डेल्टा वाई टू, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, समझ में आया आपको? यस दोस्तों। सर। तो ये एक फॉर्मूला भी आप फॉलो कर सकते हो यदि ओमेगा की फॉर्म में आपको वैल्यूज गिवन है तो। ठीक है, हाँ जी। किसी की कई बार आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है म्यू आई की वैल्यू, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर नोट लिख सकते हो, इफ म्यू वाई इज नॉट गिवन देन म्यू वाई को हम इसका मीन फाइंड करके लिख सकते हैं, म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइड बाई 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना? ये आप कब लिखोगे, सिर्फ तभी लिखोगे जब म्यू वाई की वैल्यू गिवन नहीं हो तो। म्यू वी एंड म्यू आर दिए है लेकिन म्यू वाई नहीं दिया है तो। ओके, डन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बच्चा को नेक्स्ट क्लास लेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, और अभी के लिए अपन डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ओके। सो दोस्तों
ये तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं। चलिए, आस्क मी योर डाउट्स फर्स्ट। सर IC6 में सर क्वेश्चन डाउट सर IC6 IC6 वो क्या है? हेलो, सर उसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भेजा है सर। अच्छा स्क्रीनशॉट भेज दिया है, गुड। सर इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 बोल रहा। अच्छा, इन चैप्टर एक्सरसाइज 6, ओके। अच्छा, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, बेटा ये चीज अपन ने इनडायरेक्टली की हुई है, पता है आपको? देखो, ये चीज इनडायरेक्टली हमने की हुई है ऑलरेडी। कैसे, मैं बताऊंगा अभी आपको। पॉइंट्स ऑफ लाइट, मुझे TIR वाला दिख रहा है ये। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक, तो एक टैंक बना देते हैं, ये टैंक हो गया, और इस टैंक के बॉटम में एक लाइट सोर्स रखा हुआ है यहाँ पर। इस पूरे में लिक्विड भरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, द लेवल ऑफ द लिक्विड इज अप टू हाइट h, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो डेप्थ, लेट से यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ आपको गिवन है दैट इज h। ओके, नाउ ऑब्वियसली यहाँ से लाइट रे बाहर तो जाएगी, तो पढ़ लेते हैं आगे। अब ब्राइट सर्कुलर स्पॉट, ब्राइट सर्कुलर स्पॉट का मतलब क्या है? यहाँ से लाइट रे बाहर जाएगी इस पूरे एरिया से। तो मैंने आपको नहीं बोला था कि एक सर्कुलर रीजन बनेगा, बोला था ना, जिससे क्या होगा, लाइट रेज बाहर निकलेंगी, तो किसी भी इंसान को बाहर की तरफ यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्कुलर स्पॉट दिखाई देगा, और इससे बाहर आपको सर्कुलर स्पॉट दिखाई नहीं देगा। आइए बेटे, क्या मेरी बात समझ पाए? यस सर। तो यहाँ ये एक सर्कुलर एरिया आपको दिखाई देगा जहां पर आपको ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। तो आपको जस्ट इस ब्राइट स्पॉट का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना होगा। लेट Area. मी चेक। हाँ, viewed from the above, find the radius of the spot। सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्पॉट आपको फाइंड करना है। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट एस्केप्स द लिक्विड, तो कितना फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड से एस्केप हो गया है, ये भी आपको बताना है। ठीक है बेटा, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो ना? आपको याद है मैंने रेडियस फाइंड करके बताई थी आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये लाइट रे थीटा है, फाइंड करना है सर। यस, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर ये थीटा सी फाइंड करना है आपको। तो थीटा सर और सी उसका इज, हमें टैन देना है सर। यस, तो आप इसको कर सकते हो, है ना, ये एच हो गया, ये आर हो गया, तो टैन थीटा सी, है ना, और वो कितना आ जाएगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो कितना लिख लोगे आप? आर बाय एच, यस और नो, यस है सर। ना? ओके, सर और और साइन थीटा आपको, से 1 ये आ हाँ, जाएगा सर। साइन थीटा सी आ गया। साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, राइट? एग्री? सर यहाँ पे लेकिन क्रिटिकल एंगल है ना सर, तो फिर हम अब क्या कहते हैं या सर, इन दोनों का और रेशियो दैट ले। इज इक्वल टू, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यस यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था। तो साइन ओके सर। थीटा सी 1/μ के बराबर होता है, यस और नो? स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिया तो आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मतलब एक तो इस तरीके से कर सकते हो और एक ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको तो जस्ट एच की वैल्यू चाहिए ना, तो या आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? आपको आर की वैल्यू चाहिए, सॉरी, ये आर वाली दो टर्म्स एक साथ लो, है ना। तो आर वाली दोनों टर्म्स को यदि मैं एक साथ ले लूँ तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, आर इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। आंसर आ गया। ये टैन वाला करने की जरूरत नहीं है, इससे इस वाले से तो यस डायरेक्ट आ सर। रहा है। टैन वाला करने की जरूरत नहीं है, इससे डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना। ठीक है, सर और इसका सेकंड पार्ट कैसे करते हैं सर? देखते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पॉट, ये हो गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट एस्केप द लिक्विड, मतलब कि टोटल जो लाइट का जितना भी फ्रैक्शन पॉसिबल है उसका कितना पार्ट जो है वो लिक्विड से एस्केप करके चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, ये कैसे हेलो, फाइंड करेंगे सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, इस
इसको अपन ऐसे समझते हैं कि लेट से यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट बन गया है, ठीक है, और इतना पार्ट, इतनी जो लाइट है, इतने पार्ट से ही लाइट रेज जो है वो बाहर निकल पाती है। ओके, और वैसे क्या होता है, वैसे पूरा एक स्फीयर बनता है, राइट? हेलो, यस सर। यस सर। एक मिनट, हाँ, ये उसी तरह से करना होगा है क्या, फ्रैक्शन ऑफ लाइट 4 पाई r²। लेट मी चेक, एक मिनट में इसको कैसे कर सकता हूँ, मुझे सोचने दो। यहाँ से यहाँ तक ये डेप्थ थी h, और ये यहाँ से यहाँ की ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये रेडियस आ जाएगी, है ना। इसको मैं स्मॉल r लिख लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल R है, हमें पता है, और ये वाला h है। जस्ट अ मिनट, हाँ बच्चों, एक बार मैं अपने से खुद से सोच लूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा। मान लिया कि वो फ्रैक्शन है, तो ये वाला एरिया जो होता है πr² है, इतना बाहर गया, और टोटल एरिया को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई, और ये जो दिख रहा है हम लोगों को, इसको r², ये स्फीयर का एरिया होता है, तो 4 पाई r², यस। अच्छा, इसको कैंसिल करने पर r² डिवाइड बाय 4 r², ऐसा मिलता है, ठीक है। जो कैपिटल R की वैल्यू ये रहे, ये वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रखूं, और स्मॉल r की वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार स्मॉल r की वैल्यू यदि फाइंड करें तो r² प्लस h², √r² + h² होता है। चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पर r² अपॉन 4 r² + h², एक बार के लिए ऐसे रहने देता हूँ इसको। सर और h का वैल्यू वहां से मिल रहा है सर, ऊपर से। हाँ, h का वैल्यू ऊपर से मिल रहा है ना, तो h का वैल्यू, हाँ, h का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यस यस यस। तो ये r² हो गया, ये 4, और यहाँ पर भी r² कॉमन आ जाएगा बाहर, और बचेगा क्या, 1 प्लस μ² - 1, ऐसा बचेगा ना, क्योंकि h² की वैल्यू आ जाएगी r² इंटू μ² - 1। यदि 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 μ², ऐसा आ रहा है फ्रैक्शन, और वो आंसर नहीं है ऑब्वियसली, है ना। यस सर। फ्रैक्शन ऑफ लाइट एस्केप द लिक्विड, लिक्विड से बाहर निकल जाएगा, ऐसा पूछ रहा है। सर शायद जो तो एक, नीचे जो जा रहा है सर आपका स्पीयर, वो तो काउंट नहीं होगा। एक मिनट, मुझे इसको अच्छे से सोचना पड़ेगा। मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है वो चीज नहीं समझ में आ रही है ना, ये पूछना क्या चाह रहा है वो चीज नहीं समझ में आ रही है, बाकी तो हो ही गया है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका इजीली सोच फाइंड कर लिया है। सेकंड में ये बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट एस्केप्स द लिक्विड, यानी कि लिक्विड से बाहर निकल जाता है, इतनी सी बात बोली है ना। हम्म, या तो इसको सोचना पड़ेगा, इस वाले पार्ट से ही बाहर निकल रही है ना, इतना तो हम लोगों को पता है। क्योंकि टोटल एंगल को, यदि ये एंगल पता चल जाए तो भी तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। बेटा मान लिया कि ये कुछ एंगल बनेगा यहाँ पर, तो ये कितना है, θc के बराबर, राइट। तो यहाँ पर भी θc बनेगा, है ना। और यदि हम लोग देखें तो टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई, बट पाई की टर्म्स में भी आंसर नहीं है ना, पाई की टर्म्स में भी आंसर नहीं है, तो फिर से यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। θc की वैल्यू तो हम लोगों को पता है, θc = sin इनवर्स 1/μ, ये इतना है। तो यदि हमसे वो फ्रैक्शन पूछा है, यस यस यस, फ्रैक्शन आ जाएगा ना यहाँ से, लेकिन उसमें 2 पाई वापस आ जाएगा, प्रॉब्लम फिर से वही है। और यहाँ पर यदि इसको, नहीं, ऐसे नहीं होगा ये, ओके। तो मैं इसको πr² यदि इस एंगल को ले लेता हूँ, और नीचे की तरफ 4 पाई
पर पूरा स्फीयर मैंने कंसीडर किया है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। इसकी रेडियस स्मॉल आर ये वाली मैंने मान ली। कहीं तो गड़बड़ हो रही है जो पता नहीं चल रहा है। ओके, चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा, ठीक है ना? चलेगा दोस्तों? लेट अस नॉट वेस्ट टाइम हियर, मैं Yes, ये sir. आपको सॉल्व करके भेज लूंगा। बेटा ऐसा ही कुछ है, मतलब इसका फ्रैक्शन ऐसे ही कुछ फाइंड करेंगे। एग्जैक्टली क्लिक नहीं किया अभी, सो विल आई विल चेक एंड आई विल सेंड। ओके, Okay, sir. हाँ जी, और कुछ? Sir, The exercise exercise 1 से one- doubt है sir. एक्सरसाइज 1 से डाउट है। ओके, सो लेट्स ओपन एक्सरसाइज नंबर 1। Sir, questions बोलना शुरू करूँ? एक मिनट, मैं एक्सरसाइज 1 ओपन, हाँ यस, अब बोलना शुरू करो क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, second, third, 7th, 8th, 9th, 14, 15, 16, 21, 35. कोई मिसिंग है इनमें से? No, sir. Sir, 2 3 5, 7 8 7 and 11. 5 Okay, 7 तो 7 आ and गया, एक 11 और ऐड करना है ना? 11. यस, ठीक है, तो 12 भी। 12। ओके दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है बेटा? अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स वन मिरर ऑफ राइट एंगल, ठीक है। को फाइनली क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एमर्जिंग लाइट बीम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम तो आपको दिया हुआ है, 90 डिग्री है तो 40, यानी कि ये डायग्राम है, लाइट रे इस तरह से आ रही है, नॉर्मल से 45 डिग्री एंगल बना रही है, और बेटा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस तरह से वापस जा रही है। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। इट विल मूव थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री टुवर्ड्स द ओरिजिनल इमेजिंग बीम। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको रुको, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ, हम सिर्फ डायग्राम देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक वन मिरर assembly at an angle of 45 degree as shown in the figure. The right angle mirror assembly is rotated such that angle of incidence becomes 60 degree. आपको एक बात समझ में आई? अभी ये ना 45 डिग्री है, लेकिन इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको रोटेट किया, ठीक है, रोटेट किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो दोस्तों? 15 डिग्री से हमने मिरर को क्या किया, रोटेट किया है। यस Yes, sir. या, तो यहाँ पर दिया है कि राइट एंगल मिरर असेंबली पूरे के पूरे सिस्टम को इस तरह से रोटेट किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 60 डिग्री। तो आपको इसको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब ऐसे 15 डिग्री से रोटेट कर लो। तो यहाँ पर अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना बेटा, वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 60 डिग्री बन गया लेट्स से यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा? ये टोटल एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाली लाइट रे जो है वो यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रही है ना? So, मतलब angle of reflection be 60. यस, ये भी 60 डिग्री होगा, बिल्कुल ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। Sir, तो उसके complementary तो angle 30, sir. यस, ये 90 हो गया, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 60, तो अब ये वाला एंगल जो होगा ये 30 डिग्री होगा, क्लियर? Yes, sir. ओके, और यहाँ से जाने वाली लाइट रे भी 30 डिग्री एंगल पर जाएगी यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. नो। तो अब आपको क्या बताना है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इमर्जिंग लाइट बीम, यानी कि जो फाइनल लाइट रे जो जा रही है ना, उसके बारे में बोला है। इट विल मूव थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल इमर्जिंग बीम। बेटा ओरिजिनल इमर्जिंग बीम किस तरफ जाती थी, आप सिर्फ इसका डेविएशन देख लो। पहले वाली लाइट रे बेटा इस तरह से आ रही थी, वापस इसी तरह से जा रही है, लेकिन अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन अब जाएगी किस तरफ? आप क्यों ना इसका देखो,
पहले इसका वर्टिकल से एंगल कितना था बेटा? यहाँ पर हर एक चीज को हम लोग अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यस बेटा, तो ये 60 डिग्री कब बनेगा? जब हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को रोटेट। रोटेट करेंगे, है ना। रोटेट किया उस तरफ तो कितना, 15 डिग्री से रोटेट किया था। तो पहले यहाँ का एंगल कितना था, 45 डिग्री। अब ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, राइट। और ये वाला एंगल अभी कितना है, 30 डिग्री। क्लियर? तो बेटा आपको क्या करना है, आप सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्या फाइंड करना है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन। कैन यू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन? हेलो? यस सर। यस सर। यस बेटा, पहले फर्स्ट मिरर पर एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर लो, फिर सेकंड मिरर पर एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर लो, ठीक है। करके बताओ नहीं यहाँ कितना पे आएगा। लेकिन उसका इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है सर, इसीलिए वो पैरेलल नहीं बोल सकते क्या सर? क्या क्या क्या, फिर से बोलो। सर ये जो हमने 3 रेस बनाए हैं सर, इनका जो इंटीरियर हाँ एंगल का सम है 60 + 60 + 30 + 30 180 आ रहा है सर। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर अगर इंटरनल, सर मतलब मैथ्स में ये था ना सर कि पैरेलल रेस है तो फिर उनका अगर नहीं, ट्रांसवर्स, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल नॉट बी पैरेलल, राइट, इन सेकंड केस। फर्स्ट केस में पैरेलल होंगी, लेकिन सेकंड केस में इट विल नॉट बी पैरेलल, राइट। हेलो, मेरी बात समझ में आई? पर सर जो इसका आंसर पीछे दे रखा है वो तो डी है, मतलब देखो, जो बोल रहा है कि एंड में पैरेलल ही है। चलो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि आप एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर लो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट मिरर से डेविएशन प्लस सेकंड मिरर से डेविएशन, वो कितना आएगा? यस, यहाँ सर पर दिख रहा है आपको, तो 30 डिग्री होगा 45। सर वन का। हाँ, क्या हुआ? सर फर्स्ट का एंगल ऑफ डेविएशन कितना सर, 30 डिग्री होगा क्या सर? नहीं बेटा, फर्स्ट केस में 90 डिग्री होगा ना, 180 - 2i, तो ये 180 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर फिर से डेविएशन हुआ, वो कितना होगा? यस दोस्तों, अब ये लाइट रे इस तरफ जा रही है तो फिर से उतना का उतना, यहाँ सॉरी 90 + 90 180 डिग्री, यहाँ टोटल लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पर डेविएशन तो हो रहा है 180 डिग्री। इस वाले केस में कितना डेविएशन होगा, तो देखो इस 180 माइनस, या बेटा बोलो 180 - 120 कितना होगा, 60 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो बेटा यहाँ पर भी डेविएशन 180 डिग्री आ रहा है, मतलब कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। मेरी बात समझ पाए? यस सर। आप क्या करोगे, दोनों से जो लाइट रे का डेविएशन है उन डेविएशन को ऐड कर लोगे। डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, पाई - 2i, सिंपल। सो 180 - 2i राइट सर? या तो बस, तो देखो 180 - 2i करके देख लो, दोनों डेविएशन को ऐड कर लो। यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आ रहा है ना। फर्स्ट से डेविएशन 90 डिग्री, सेकंड से भी 90 डिग्री डेविएशन था, तो ये आ गया। अब इधर वाले में कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाले में डेविएशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री माइनस 60 + 60, तो कितना है 120। तो ये फर्स्ट का डेविएशन 60 डिग्री आ रहा है और सेकंड का डेविएशन 120 डिग्री आ रहा है, टोटल 180 डिग्री। तो बेटा डेविएशन फिर से 180 डिग्री है, मतलब इंसिडेंट रे एंड फाइनल रे will be parallel to each other. Clear? गॉट इट सर। Just a minute. यस सर, समझा सर। सर हाँ जी दोस्तों, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से हो चुका है सॉल्व, अभी क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है देखो,
बेटा ये तो सिंपल है ना, ऐसा तो हमने क्लास नोट में भी किया था, राइट? यस हाँ। सर, लेकिन आंसर में मिसमैच हो रहा है सर मुझे। मिसमैच हो रहा है, ओके विल चेक। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है एक मैन है जो कि दो मिरर्स के बीच में खड़ा हुआ है इस तरह से। फर्स्ट मिरर से उसकी 2 मीटर्स और सेकंड मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस की। आपको बोला है क्या, two mirrors L1 and L2 are mirror parallel to each other, 3 meter or 1 meter, 2 meter look सर सेकंड into मिरर the को देख रहा है। sees the series of images, the second nearest image seen। तो बेटा वो L2 में देख रहा है, कहाँ देख रहा है? L2 में। L2 में सेकंड नियरेस्ट इमेज कहाँ दिखाई देगी, है ना? तो मुझे पता है तो कि सबसे इसकी पहले फर्स्ट, 2 मीटर आएगा सर, हाँ तो तो उसके सबसे, बाद 4 मीटर पे आएगा सर। रुको रुको रुको, ये 1 मीटर पर उसको, वो बेटा L2 में देख रहा है, कहाँ देख रहा है? L2, दोनों तरफ नहीं देखता, वो L2 में ही देखता है। तो यहाँ पर उसकी इमेज आती है 2 मीटर डिस्टेंस पर। अब देखो इमेज का इमेज तो कित कहाँ बनेगा, ये टोटल 3 मीटर्स हैं और ये 2, बेटा सेकंड इमेज 5 मीटर्स पर बनेगा ना, तो 5 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस, राइट? समझ गए? तो उससे सर तो कितना मतलब ये डिस्टेंस, I1 का इमेज दूसरे मिरर से इस मिरर पे नहीं आ रहा है सर। या तो टोटल 6 मीटर फ्रॉम द पर्सन। यस सर, मतलब मैं I1 से फिर नेक्स्ट इमेज निकाला, उसका नेक्स्ट इमेज निकाला सर। नहीं नहीं बेटा, I1 तो उसको दिखेगा, फिर उसके पीछे एक और इमेज दिखेगा, है ना? वो किसका इमेज होगा? वो फर्स्ट मिरर में फर्स्ट इमेज जो बना है ना, उसका इमेज होगा। क्लियर? गॉट इट सर। हमें कैसे पता चला सर कि I1 का हमें इमेज का इमेज नहीं निकालना है? बेटा I1 देखो, आप खुद देखो ना कि वो इंसान जो है वो देखो, उसके आंखें तो दो ही है और दोनों एक ही तरफ है ना, फेस में है ओके सर, ना? तो L2 को जब तो वो देखेगा तभी L2 को उसको देख रहा है, तो I1 वो का L2 इमेज को ही देख मिलेगा। पाएगा, L1 को नहीं देख पाएगा। अब L1 को देखेगा तो भी वो मिरर में देखेगा, है ना? मतलब ओके L2 में ही देखेगा। यस। सर, तो उसको सिर्फ यही 2 इमेजेस दिखेंगे क्या सर? नहीं नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन इसने क्वेश्चन में सेकंड ही पूछा है ना? ओके सर। तो रिमेम्बर मैंने इस तरह से बताया था कि ये बोला फर्स्ट इमेज जो है इस तरफ 1 मीटर पर दिखेगा और इस तरफ मिरर से 2 मीटर्स पीछे है ना, दोनों मिरर से, या और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3 मीटर्स। तो अब आप क्रॉस क्रॉस जोड़ते जाओ, तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 मीटर्स पर दिखेगा और यहाँ पर 3 और एक 4 मीटर पर दिखेगा। फिर आप दोनों तरफ ये मिरर के बीच के डिस्टेंस 3 मीटर्स जोड़ते जाओ, तो 4 3 7 मीटर पर नेक्स्ट दिखेगा और ये 5 3 8 पर नेक्स्ट दिखेगा। फिर जोड़ते जाओ 3, तो 11 मीटर्स पर दिखेगा और ये 10 मीटर्स पर दिखेगा। रिमेम्बर? यस हेलो, सर। यस। तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना? तो ये देखो, ये सेकंड मिरर में, ये L2 में इमेजेस जो है वो मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, फिर सेकंड इमेज मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, तो इंसान से 6 मीटर हो गया। फिर थर्ड इमेज पूछता है L2 में, तो वो कहाँ दिखती? 7 मीटर्स फ्रॉम द मिरर, यानी कि 8 मीटर्स फ्रॉम द पर्सन। गॉट इट? तो ये L2 के लिए इस तरह से आंसर्स होते हैं। ये मैं क्लास नोट में करवा रखा है आपको, इफ यू रिमेम्बर, है ना? यस सर। गुड। नेक्स्ट 2 3 हो गया, उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 7। यस, क्वेश्चन नंबर 5। बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर विद हिज आईज एट लेवल। बेटा ये भी हमने वो h/2 वाला याद है? हेलो हाँ बेटा, सर, वो इसमें किया ज्योमेट्री से था, करना है आपको। पर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आई का लेवल और हाइट का लेवल डिफरेंट आ गया हम्म। था। क्या, एक मिनट, यहाँ पर क्या करना है आपको ना, ज्योमेट्री से करना है, आपको डायग्राम बना के करना पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसा मैंने आपको बोला था बिल्कुल वैसे ही करो आप। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पर्सन को ड्रॉ करता हूँ, ये पर्सन हो गया। क्वेश्चन में जो बोला है वही करते जाओ। बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, इसकी टोटल हाइट आपको दे रखी है, दैट इज 1.5 मीटर्स, ओके। और उसकी आई लेवल एट 1.4 मीटर, तो बेटा उसकी आई जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना हो? 0.1 मीटर, राइट? है ना? तो इसकी हाइट 0.1 मीटर हो गई, ओके। बिफोर द मिरर, प्लेन मिरर ऑफ लेंथ
0.75 मीटर। बेटा प्लेन मिरर जो है वो जस्ट इंसान का आधा है, यस और नो? हेलो? यस सर। Yes. And height of the lower edge of the mirror is above the floor is 0.8 मीटर। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम हुई बेटा? उसने ऐसा बोल दिया कि जो मिरर है ना वो जमीन से 0.8 मीटर हाइट पर रखा हुआ है ना। जमीन से 0.8 मीटर की हाइट ले लो और फिर उससे 0.75 मीटर। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ सामने ड्रॉ करो। यहाँ पर ड्रॉ कर लिया आपने। अभी बेटा यहाँ पर ना एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, 0.8 मीटर प्लस 0.75 मीटर, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.55, राइट? हेलो? यस सर। यस, तो मतलब उसके आई के लेवल से भी थोड़ा ऊपर तक रखा हुआ है ना। तो वो अपना खुद का फुल इमेज नहीं देख पाएगा, राइट? हेलो? अब मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ सर। वो उसका खुद का फुल इमेज नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि हमें एक बात पता है कि टू सी द फुल इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली आई के जस्ट सीध में, यहाँ पर है ना, आई के लेवल में टॉप कॉर्नर होना चाहिए। और उसके बाद एच और स्मॉल एच में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो कैपिटल एच बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई 2, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है? बोलो दोस्तों। सर वो एक्चुअली आई के थोड़ा ऊपर होना चाहिए ना सर, ताकि वो अपना हेड को देख पाए। बेटा सर जो हेड को आई देखने और के उसके लिए हेड का देखो बीच में ये जो इस तरह डिस्टेंस से है होता उसका है ना बेटा, ये इस तरह से होता है, ठीक है? एग्जैक्टली। तो ये टॉप मोस्ट कॉर्नर को देखो, यदि ये ना ये 0.75 से ज्यादा लेंथ का होता तो देख पाता, लेकिन क्या है कि उससे 0.75 एग्जैक्टली ये तो नहीं देख पाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? हेलो? यस सर। सर तो अपने यस, पैर को नहीं देख पाएगा ना सर। हाँ, उसके पैर नहीं दिखाई देंगे। उसका सिर तो उसको आराम से दिख जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको उसका पैर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? एक मिनट, एक बार इसको रुको 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 रुको। इसकी आई है, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मिनट रुको। वो अपने हेड को तो आसानी से देख पा रहा है। देखो यहाँ पर इसको ऐसे करके देख लेते हैं ना, ये प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया कि ये मिरर का टॉप मोस्ट कॉर्नर है, टॉप मोस्ट कॉर्नर से उसकी आई में जाएगी रेज। हम लोग ड्रॉ ही कर लेते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? तो हम लोगों ने देखो, इस वाले की हाइट हो गई 0.8, और यहाँ पर तो वो ऑब्वियसली उसका पैर नहीं देख पाएगा, बात खत्म, है ना? अब मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो इसको आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको ये देखना है कि उसके आई और, है ना, जब जब h इज टू एच बाई 2 दिया हो, तो आई और हेड के बीच में कितना गैप है, उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर टॉप कॉर्नर आना चाहिए। समझ रहे हो? तो वो गैप कितना है? 0.1 मीटर है। तो 0.05 मीटर पर ऊपर हो तो चलेगा। तो वैसा तो है क्वेश्चन में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मैं नीचे की बात करूं तो बेटा बची हुई हाइट कितनी है? बची हुई हाइट है 1.4। समझ रहे हो ना बेटा? ये जो है इसका एग्जैक्टली 0.7 मीटर्स होना चाहिए इससे ऊपर। यदि 0.7 मीटर से ज्यादा ऊपर हो गया तो नहीं देख पाएगा, और नीचे है तो नीचे से देख पाएगा। मतलब उसको उसके फीट नहीं दिखाई देंगे, बाकी सब दिखाई देगा। समझ गए बेटा? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हेलो? मेरी बात ओके समझ सर। पा रहे हो? यस हाँ सर। सर। हाँ, ठीक है ना? यहाँ पर यदि आई होती तो ये एग्जैक्टली इस तरह का डायग्राम हम लोग बनाते हैं, है ना? आप लोगों को याद होगा हमने डायग्राम इससे ड्रॉ किया था। बेटा क्या हुआ था? यहाँ पर ये आ गया था ऐसा, इसको हमने लिखा था x, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, ये वाला y, ये वाला y, और ये वाला भी y, है ना?
तो बेटा यहाँ पर ना हमें पता है कि आई से नीचे की लेंथ कितनी है, आई से नीचे यानी कि 2y की वैल्यू जो है वो है 1.4 मीटर। तो y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0.7 मीटर्स होनी चाहिए, है ना। मतलब ये जो होनी चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक ये 0.7 यानी कि ये वाला भी 0.7 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 0.8 दिया है, मतलब वो इस लेवल से ऊपर चला गया है। ऊपर चला गया है तो इसका मतलब फीट नहीं दिखाई देंगे। समझ में आया? हेलो या तो आंसर इज बॉय कैन नॉट सी हिज फीट। उसका हेड तो दिखता है पर फीट नहीं दिखते हैं। हो निश? कोई डाउट? नो सर। ओके आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। बेटा 7 वाला ये तो पूरा मुझे सिंपल ही दिख रहा है, ऐसा भी हमने किया हुआ है बेटा, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं लेकिन मिलता जुलता। बेटा यहाँ पर एक मिरर रखा है, फिर कुछ गैप है, और फिर एक और मिरर है। इस तरह से, है ना। पहले वाले मिरर की लेंथ L, दूसरे वाले मिरर की भी लेंथ L है। ओके क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से L डिस्टेंस पर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर बेटा जो गैप है ना, गैप से यहाँ मिड पॉइंट पर यहाँ पर एक डिस्टेंस L पर। तो ये लाइन का भी लेंथ L ही है ना सर? हाँ हाँ। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक L गिवन है आपको, तो मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक L/2 है और यहाँ से यहाँ तक भी L/2 है। क्लियर? यही यस गिवन है सर। ना, क्वेश्चन पढ़ो, यही गिवन है आपको। ठीक है, बस शो शो किया है उसमें, बहुत छोटा सा दिखा रखा है लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा है। ओके तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये बोला है कि पीछे की तरफ से ये m1 एक कोई है, वो u वेलोसिटी से नीचे की तरफ चल के जा रहा है। यहाँ पर कोई है पीछे जो क्या कर रहा है, इस लाइन पर नीचे की तरफ चल के जा रहा है विद वेलोसिटी u से, है ना। तो आपको ये पूछा है कि कितने टाइम तक दिखाई देगा, कितने टाइम तक दिखाई देगा। तो आप बोलोगे कि यदि वो फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा तो वो क्लियरली दिखाई देगा। चलिए तो फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बेटा? फील्ड ऑफ व्यू हम बोल सकते हैं कि ये नीचे से ये पॉइंट मिनिमम वाला और एक ये हाईएस्ट वाला पॉइंट, इन दोनों पर से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इंसान की आंख में आ सकती है ना। तो उसको पीछे वाली चीज दिखाई देगी। तो बेटा जितना ये वाला एंगल है ना, उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऐसे, और इसी तरह से आप इस वाली रे को जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? और बेटा इतना का इतना फील्ड ऑफ व्यू नीचे भी आएगा। अच्छा बेटा इससे आगे उसको वो दिखाई नहीं देगा, समझ में आ रहा है? यानी कि यदि उस इंसान को देखना है तो सर लेकिन यहाँ नीचे भी से ऐसे ही यहाँ तक, डायग्राम बन सकता है ना सर? हाँ बेटा सेम डायग्राम कॉपी होगा इसलिए बनाऊंगा नहीं, है ना। हम जस्ट डबल कर देंगे उसको, यस समझ सर, रहे हो? आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस। तो बेटा आप बोल सकते हो कि सिर्फ इस येलो रीजन में यदि वो जो पार्टिकल है या जो कोई भी है वो रहेगा तब तक ही दिखाई देगा, उसके बाद नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इन चीजों को फाइंड कैसे करें? तो बेटा आप यहाँ पर θ1 θ2 ले लो। सबसे पहले मैंने बोल दिया कि ये θ1 है तो ये भी θ1 है, तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी θ1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लेवल कर लेते हैं इसको भी लेवल कर लेते हैं। यस बेटा ये L है और ये L/2 है, तो मतलब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। सर तो ये भी 30 डिग्री, यानी कि ये वाली डिस्टेंस तो है L/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये θ1 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी दी है बेटा? 2L सर। 2L। ओके यदि ये 2L है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए? L होनी चाहिए, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? L। क्लियर? सर √3 सर, मतलब ये जो 1/2 ऐसा साइन थीटा का, वो तो हाइपोटेन्यूज के साथ है ना सर? बेटा हाइपोटेनियस के साथ कहाँ? ये हाइपोटेनियस ये 30 डिग्री,
तो बेटा ये नॉर्मल के साथ एंगल होता है ना, ये वाला एंगल होता है ना, तो आप यहाँ से ही देखोगे ना इसको, यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्लियर? ये tan 30 इक्वल्स टू L अपॉन 2L होना चाहिए ना सर फिर, मतलब x हाँ हाँ अपॉन वही 2L। किया बेटा। एक मिनट, हाँ ठीक है, tan, यस 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 30 डिग्री मत लो इसको, थीटा ले लो, सॉरी मैंने 30 डिग्री ले लिया, गड़बड़ कर दिया। हाँ जी बेटा, मैंने जो किया है वो तो सही किया है, लेकिन यस सर, मैंने मतलब जो, tan हाँ थीटा इक्वल्स टू 1/2। ओके सर। हाँ हाँ यस यस यस, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ना, तो इसको थीटा 1 बोल दिया, तो ये भी थीटा 1 होगा और ये भी थीटा 1 होगा। मैंने ये लेवल मिला लिया इसका है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट का। अच्छा बेटा आप लिख सकते हो tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये, इसको यदि आप x बोलते हैं तो x लिख लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 2l है ना, तो x की वैल्यू l के बराबर आ जाती है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो l के बराबर है। एग्री? यस दोस्तों। अब आप ले लो सेकंड वाली रे को, सेकंड वाली रे को मैं इस डार्क येलो कलर में ड्रॉ करता हूँ। बेटा सेकंड वाली रे यहाँ से जाती है इस जगह पर, ठीक है, और मान लिया कि ये थीटा 2 एंगल है, तो ये वाला भी थीटा 2 एंगल होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी थीटा 2 एंगल होगा। तो ये कितना हो गया 3/2, tan थीटा 2 कितना आ गया, l प्लस l/2 इज 3/2 डिवाइड बाय l, तो 3/2। क्लियर? तो अब 3/2 कितना इक्वल्स होना टू y चाहिए? अपॉन 2L। हाँ, तो अब y कहाँ से लोगे बेटा, y इस जगह से लोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट से, समझ रहे हो ना, टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो इस जगह से आप इसको ले लोगे y, ठीक है, समझ रहे हो ना, यस इसको सर। आपने y ले लिया, ठीक है, और ये वाली आपकी ऑलरेडी 2l है ही, तो y/2l, दैट इज इक्वल टू y/2l, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3l आ गया, तो लेकिन बट 3l x और कहाँ, y में फिर कोइंसाइड भी कर रहा है एक रीजन। एक्चुअली ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ट्रूली स्पीकिंग क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे डायग्राम ड्रॉ करने की प्रॉब्लम है, ये मेरे डायग्राम ड्रॉ करने की प्रॉब्लम है, ये एल हाइट ही आ रही है यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो ना। हेलो बेटा, इसका डायग्राम यदि आप ढंग से बनाओगे तो आपको दिखाई देगा। हेलो, अरे यार देखो, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, बेटा यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ l/2 था, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, l है, फिर मिरर भी तो l लेंथ का है ना, तो एग्जैक्टली ये इस जगह से आ रहा है, और इस जगह से इसकी लेंथ कितनी आ रही है बेटा, 3l आ रही है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट रे यहाँ पे है और लास्ट रे यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3l डिस्टेंस तक चलेगा तभी तक दिखाई देगी, तो टाइम t1 इज इक्वल टू 3l अपॉन u, और इतना का इतना नीचे भी लगेगा, तो टोटल टाइम 6l अपॉन u लगेगा। मेरी बात समझ पाए? सर वो फिर x को आपने इग्नोर क्यों मारा है सर, मतलब x में जो मैंने L इग्नोर आया। नहीं मारा बेटा, सुनो, क्या कोई लाइट रे इस इससे, ये देखो ये वाली दिख रही है आपको, देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, इससे नीचे ऊपर वाले मिरर में इससे नीचे कोई लाइट रे पॉसिबल है क्या? नहीं ना, नो क्योंकि सर। वो तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इससे नीचे कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इंसान की आंख में नहीं आ सकती, ये तो नो। हेलो यस सर। बेटा, इसके लिए क्या है, थोड़ी परफेक्ट ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी, तो आपको मैं एक और डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ये हो गया m2, यहाँ से एग्जैक्टली l डिस्टेंस, ठीक है, और ये भी उतनी की उतनी, तो ये l/2 है और ये भी l/2 है। अब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है l, नीचे के लिए बना ही नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे बनाने की जरूरत ही कहाँ है, सिर्फ ऊपर के लिए बना लेते हैं, वही काफी है। यहाँ से यहाँ तक है मिरर, इसको भी हटाओ, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ इतना सा चाहिए हम लोगों को तो। हाँ जी,
बेटा ये वाला बहुत छोटा सा एंगल है ना बेटा, ये l/2 है, ये थीटा है, ये l या l/2, ये वाला l है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएगा तो बेटा एग्जैक्टली इसके सीध में ही आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये l आ रहा है, कितना आ रहा है l, ठीक है। यस सर। और जो नेक्स्ट लाइट रे है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है बेटा, उसकी यहाँ से जो हाइट आ रही है वो 3l आ रही है, समझ पाए। तो आपको यदि Yes, ये sir. कंफ्यूजन है कि सर ये कैसे आएगा, तो आप ये भी कर सकते हो। अभी आप- समझा सर, अभी समझा हाँ। सर, थैंक यू सर, समझा सर। आप इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ले लो, तो वो ना एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर होगा, तो ऑब्जेक्ट से काउंट करो, l/2 प्लस l प्लस 3l, l/2 प्लस l प्लस 3l, इतना ऊपर होगा। और जो लोवेस्ट लाइट रे है उसकी हाइट कितनी होगी, देखो l/2 प्लस l कितनी होगी, l/2 प्लस l इतनी ही है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, वो फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, 3l और ये सर आ रहा उसका है भी 3l हमें के 2 से बराबर, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3l आ गया ना, यस तो सर। उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो और u टोटल से 6l डिवाइड कर दो। डिस्टेंस है और u वेलोसिटी से कवर हो रही है, तो 6l अपॉन समझा u इज सर। द आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ पाए। देखो ये लोवेस्ट रे है और ये हाईएस्ट रे है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी रेस पॉसिबल है, लेकिन इससे नीचे कोई पॉसिबल नहीं है और ऊपर कोई रे पॉसिबल नहीं है, मतलब सिर्फ इतने रीजन में जब तक पार्टिकल है तब तक दिखाई देगा, इससे नीचे आया तो नहीं दिखाई देगा, इससे ऊपर गया तो नहीं दिखाई देगा। गॉट इट? यस सर। बस इतनी सी बात थी, है ना। चलिए दोस्तों, आज का दिन तो पूरा हो गया, फिर डिस्कस करेंगे इसको बाद में, है ना, नेक्स्ट आउट लेक्चर में। ओके ओके सर, कंटिन्यू होगा ना सर यही से डाउट्स? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। बाय बाय। बाय सर।